वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद कबीर सर। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास पढ़े थे पिछली, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ना, और सबसे प्राचीन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेरणा कहाँ से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, सबसे प्राचीन अलिखित संविधान कौन सा है, सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन सा है, इस तरीके से सबसे नवीनतम लिखित संविधान कौन सा है, एशिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है, आंशिक रूप से लिखित संविधान कौन सा है। इन सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, साथ में ये भी जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भारत के संविधान की क्या कहानी है, कैसे भारत के संविधान का निर्माण होता है। क्योंकि जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो वहाँ पर अंग्रेजों का जिक्र ना हो तो फिर मतलब ही नहीं है कोई, है ना। क्योंकि भारत में जो संविधान निर्माण है, ये निर्माण कार्य अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। इसका क्रेडिट किसको जाता है? ब्रिटेन को ही जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। क्योंकि भारत में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, तो हर अलग क्षेत्र में क्या रहते थे, अपने अलग अलग नियम कानून रहते थे। कोई ऐसा नियम कानून नहीं था जो पूरे भारत में लागू होता। ठीक है, तो अंग्रेज जब आए तो धीरे धीरे उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। आए तो वो ट्रेड के मोटिव से थे। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी प्रॉपर ट्रेड के लिए। ये ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे। ट्रेड को बढ़ाते बढ़ाते इनका लालच बढ़ गया और ये भारत में शासन करने के मोटिव से रहने लगे। और फिर धीरे धीरे ट्रेड को क्या करते हैं, ट्रेड को कम करते जाते हैं और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं। अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ा करके ये शासन करना चाहते थे भारत में, और शासन किया भी काफ़ी दिनों तक। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहता है भारत का, उसका मुख्य क्रेडिट किसको दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। क्योंकि इसी ने लगभग पूरे भारत को कैप्चर किया और टाइम टू टाइम ऐसे नियम कानून बनाए जो पूरे भारत में लागू होते थे। ठीक है, और जो चीज़ पूरे क्षेत्र में लागू होगी उसी को कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा भाई। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कैसे पूरे भारत में कैप्चर किया, और वो कौन कौन से नियम कानून थे जो EIC लेकर के आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किए थे। जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े और वास्को डी गामा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। देखिए, वास्को डी गामा जो था वो पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत में व्यापार के मोटिव से आया था। ऐसा माना जाता है कि भारत की खोज भी किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, भारत पहले से था, सिर्फ उसने उस रास्ते की खोज की थी जिस रास्ते से भारत पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब भारत आता है तो ये भारत में मसाले खरीदता है और मसाले खरीद कर यूरोप लेके जाता है, वहाँ पर ये उनको अच्छे दामों में बेचता है। जब ये सारी बातें वहाँ इंग्लैंड के छोटे छोटे व्यापारियों को पता चलती हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना हम लोग भी भारत से मसालों को लेकर के आए और यहाँ पर उनको बेच के अच्छा पैसा कमाए। ठीक है, ध्यान देना, वास्को डी गामा आता है ब्रिटेन से और यहाँ से क्या खरीद के लेके जाता है? मसाले खरीद के लेके जाता है। और लोगों का मानना है कि यहाँ से ले जाने के बाद मसाले वो बहुत महंगे बेचता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो व्यापारी थे उनके अंदर लालच आ जाता है कि क्यों ना हम भी वहाँ से भारत से मसाले लेकर के आए और यहाँ पर बेचें। अब देखिए, अगर ये भारत का मैप है तो हम कह सकते हैं कि उस समय भारत जो था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ये जो पाकिस्तान है वो भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज थी, पहले जो ब्रिटेन के साथ, मान लेते हैं यहाँ पर आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ जो पहले व्यापार होता था वो इस मिट्टी के रास्ते से होता था। जैसे कि हम बात करें, अगर अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नहीं बहुत अच्छे चल रहे हैं, अगर रिश्ते अच्छे चलते तो इराक और ईरान से अगर हम अपना पेट्रोलियम अगर वहाँ से लेकर के आते ट्रांसपोर्ट करके तो शायद उतना खर्च नहीं लगता, उतना महंगा पेट्रोल नहीं होता। लेकिन हमारे रिश्ते नहीं अच्छे हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, और अब जबकि दूसरे रास्ते से आप लेकर के आओगे समुद्र घुमा करके भारत, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटेन जो था वो यहाँ पर ईस्ट कंट्रीज के साथ व्यापार नहीं करता था, वो ईस्ट कंट्रीज के साथ व्यापार करता था, लेकिन पहले ये मिट्टी के रास्ते से करता था, है ना।
लेकिन जब क्या हुआ यहाँ पर ऑटोमान एम्पायर ने सारी ट्रेड बंद कर दी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज को क्या करना पड़ा, नए रास्ते खोजने पड़े ट्रेड करने के लिए ईस्ट कंट्रीज के साथ, ठीक है। अब इसी क्रम में वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचता है पहली बार, कालीकट तट पर है ना, कालीकट तट पर पहुंचता है और वहाँ पर देखिए भारत में आकर के वो मसाले खरीदता है, उन मसालों को ले जा करके यूरोप में बेचता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस लालच को देखकर वहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी जो थे वो क्या करते हैं, वहाँ से एक एम्बेसडर को भेजते हैं भारत में कि जाके देखो पता लगाओ जो ये वास्को डी गामा बता रहा है कि वहाँ पर इतना सस्ता माल बिकता है, वहाँ से ट्रेड करके इतना ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम लोग सत्यापित करके हम लोग भी वहाँ से बिजनेस करें, है ना। तो 1599 में ब्रिटेन से जॉन मेंडेलहॉर्न नाम का एक बंदा भेजा जाता है। मेंडेलहॉर्न ये ट्रैवलर है, ट्रैवलर कह सकते हैं, ठीक है, यात्री है। और ये यात्री देखिए अगर हम बात करते हैं 1599 में, तो 1526 से 1605 तक भारत में किसका शासन चल रहा था, अकबर का शासन चल रहा था। तो ये जो जॉन मेंडेलहॉर्न है, जॉन मेंडेलहॉर्न किसके दरबार में पहुंचता है, अकबर के दरबार में पहुंचता है, ठीक है। अकबर के दरबार में पहुंचकर वो यहाँ की ट्रेड पॉलिसी को जानना चाहता था कि यहाँ पे व्यापार करना आसान है कि नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा शासक तो नहीं है जो साइको टाइप का हो, किसी को बाहर से आने ही ना देता हो, है ना, या फिर जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में माल खरीदे तो ऐसा ना हो वहाँ के लोग महंगा कर दें उससे, है ना, या फिर हमें देने से इनकार कर दें। तो इन सारी चीज़ों को जॉन मेंडेलहॉर्न जानने आया था और ये किसके दरबार में पहुँचता है, अकबर के दरबार में पहुँचता है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करके फिर से ब्रिटेन जाता है और उन व्यापारियों को बताता है कि भैया वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, अकबर नाम का बंदा वहाँ पे शासन करता है और बहुत अच्छा नेचर है उसका, मेरे हिसाब से बात बन जाएगी बात करने से, ठीक है। देखिए अकबर भले ही शुरुआत में उसको यंग एज में उसने काफ़ी ऐसे काम किए जिससे वो निरंकुश शासक होने का एहसास होता है, लेकिन बाद में उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, फिर चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लिए हो, चाहे इंसानियत के लिए हो, बहुत अच्छे कार्य किए थे बाद में। तो यहाँ से जब जाता है जॉन मेंडेलहॉर्न तो ये सारी सूचनाएं किसको देता है, ये सारी सूचनाएं वहाँ की बिजनेसमैन्स को देते हैं, वहाँ के व्यापारियों को देते हैं कि वहाँ पर ट्रेड करना बेहतर होगा। तो 1600 में 217 मर्चेंट, वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे 217, वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर सब लोग मिल करके एक कंपनी भेजे, है ना, और सबके उसमें शेयर हो थोड़े थोड़े, और जितना भी बेनिफिट हो सब लोग मिल बांट के यूज करें, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत भेजना है भाई, बड़ी सी जहाज भेजना है यहाँ से, ब्रिटेन से पानी के रास्ते से बड़ी सी जहाज आएगी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा उसमें, ठीक है। लेबर आएंगे, काफ़ी लोग वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स रहेंगे, बड़ी सी जहाज़ रहेगी, उसको बनाने में काफ़ी खर्च रहेगा, तो सब लोग मिल करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 217 मर्चेंट मिल करके यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर ये कंपनी यहाँ से ट्रेड करने के लिए भारत में आती है इतना पैसा इन्वेस्ट करके, और पीछे से 5-6 कंपनियाँ और आ जाएँ, तो क्या हो जाएगा, इन्होंने जो एस्टिमेट बनाया होगा बेनिफिट का, शायद वो बेनिफिट इनको नहीं मिल पाएगा, है ना। इन्होंने तो भाई सोचा मैं अकेले बिजनेस करने जा रहा हूँ, जिस रेट में खरीदूंगा लोगों को देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लेके आएंगे वो प्रोडक्ट हम ही बेच रहे होंगे, तो जिस रेट में बेचेंगे लोगों को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही कई ग्रुप हो जाएं तो क्या होगा भाई, कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन में क्या होता है, उतना बेनिफिट नहीं होता है। भाई आप कह रहे हो कि मैं 5 रुपये में बेच रहा हूँ, अगला कह रहा है कि यार मैं 4 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 ही रुपये फ़ायदा ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस का जो बेनिफिट पहले से डिसाइड हुआ है शायद वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन लोगों ने सोचा क्यों ना पूरे ब्रिटेन के साथ, यानी कि ब्रिटेन के शासक से हम ये परमिशन ले कि हम वहाँ पर ट्रेड करने जा रहे हैं और हमारे बाद वहाँ पर कोई कंपनी नहीं भेजी जानी चाहिए, और इसके लिए हम बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी देंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रेड पॉलिसी करते हैं इंग्लैंड के क्राउन के साथ, यानी कि इंग्लैंड में जिसका शासन चल रहा था उस समय क्वीन एलिजाबेथ थी। क्वीन एलिजाबेथ के साथ क्या होता है, इनका एक एग्रीमेंट होता है कि बिजनेस में जो भी बेनिफिट होगा उसके कुछ शेयर, लगभग 40-60 शेयर्स हैं, वो हम आपको देंगे
और जिसके कारण आप फिर मेरे बाद वहाँ से कोई कंपनी नहीं भेजिएगा कि वहाँ पे आकर के ट्रेड करें, हमारा कंपटीशन बढ़ाए, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ क्या करती हैं, 15 ईयर का इनको एग्रीमेंट देती हैं, 15 ईयर का एग्रीमेंट इनको देती हैं। और ये एग्रीमेंट किसका था, मोनोपोली का था, बिजनेस मोनोपोली का था, कि एकाधिकार है आपको कि आपके अलावा वहाँ पर ब्रिटेन से कोई कंपनी नहीं जाएगी बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब ये 15 वर्षों का एग्रीमेंट लेकर के, मोनोपोली लेकर के वहाँ से कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं और लगभग 1607 तक इनकी कंपनी बन के तैयार हो जाती है। और 1608 में ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश कर जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ये भारत में गुजरात की पोस्ट पे ही आते थे, क्योंकि वास्को डी गामा आया था गुजरात की कोस्ट पे, तो बाकी लोग भी आ रहे हैं गुजरात की कोस्ट पे। यहाँ पर 1608 ईस्वी में जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बैठ करके ये लोग प्लान करते हैं, भाई प्लान करेंगे कि यहाँ पर भाई देखिए कहाँ से मसाले ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ से कच्चा कपास ज़्यादा मिलेगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से प्लान करते हैं। यहाँ पर शासन किसका चल रहा है, उससे कैसे परमिशन लेनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद उस समय 1608 में बताइए भारत में किसका शासन चल रहा होगा, तो 1608 में भारत में शासन चल रहा था भाई 1605 के बाद आप देखेंगे जहांगीर का शासन चलता है। तो भारत का जो क्राउन था, बादशाह था, वो कौन था, जहांगीर था। तो ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन हॉकिंस को अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये 217 मर्चेंट की कंपनी है, तो यहाँ पर ढेर सारे लोग वहाँ से भेजे गए। हर व्यापारी ने अपने लोगों को भेजा है, अपने वर्कर्स को भेजा है यहाँ पर वर्क करने के लिए। तो उन्हीं में से एक है कैप्टन हॉकिंस को एम्बेसडर बना करके उस समय के भारत में शासक जहांगीर के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, जहांगीर के पास भेजा जाता है और बोला जाता है कि जा करके यहाँ पर बिजनेस की परमिशन लीजिए, ठीक है। अब जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो उस समय जहांगीर के दरबार में पुर्तगाली, डैनिश ये सब पहले ही पहुंच चुके थे, है ना। और जब कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं तो उस समय पुर्तगालियों से जहांगीर की बात चल रही थी, भाई दरबार में ये भी पहुंचे, देखिए पहले से वहां से पुर्तगाली बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं उनसे, तो इनको पता चल गया कि बिजनेस का ज़्यादा हमको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो जहांगीर ने लगभग ट्रेड राइट्स जो थे पुर्तगालियों को दे दिए थे, ठीक है। लेकिन इनके पहुंचने पर इनको निराश नहीं करते हैं और 400 मनसब पर इनको ट्रेड करने का राइट दे देते हैं। 400 मनसब ये क्षेत्र होता है, यानी कि 400 छोटे छोटे क्षेत्रों पर इनको व्यापार करने का राइट मिल जाता है, किसको, अंग्रेजों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाई अपना बिजनेस के मोटिव से आई थी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है 1608 में। लेकिन ये इतने मर्चेंट्स का बिजनेस है, इतने मर्चेंट्स का ये प्रोजेक्ट है कि इतने छोटे क्षेत्र में इनसे मिलने वाले बेनिफिट से इनका कुछ नहीं होगा। ये पूरे भारत में अपना व्यापार करना चाहते थे, ठीक है। तो लगभग 1617 में ये लोग क्या करते हैं, फिर से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फिर से जहांगीर के दरबार में फिर से एक एम्बेसडर को भेजती है और कहती है भाई कि इस बार कोशिश करना कि जो ट्रेड है हमारा उसका राइट कुछ बेहतर मिले, कुछ ज़्यादा राइट मिल जाए हमको वहाँ पर बिजनेस करने का। तो यहाँ पर किसको भेजा जाता है, कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है, टॉमस रो को भेजा जाता है। ये कैप्टन नहीं था भाई, टॉमस रो कैप्टन नहीं था, हॉकिंस कैप्टन थे, क्योंकि ये हेक्टर नाम की एक जहाज को चलाते थे, ठीक है। हेक्टर नाम की जहाज को चलाते थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके कैप्टन हॉकिंस है कौन सी जहाज चलाते थे, तो ये हेक्टर नाम की जहाज चलाते थे, ठीक है, कैप्टन थे, हेक्टर नाम की जहाज के कैप्टन थे। तो मैंने बताया कि भाई 1608 में इनको 400 मनसब पे बिजनेस करने का राइट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद इनकी जब इच्छा बढ़ती है, इनकी भूख बढ़ती है, तो 1617 में ये टॉमस रो को फिर से जहांगीर के दरबार में बिजनेस के लिए भेजते हैं, बिजनेस का कुछ पॉलिसी डिस्कस करने के लिए, बिजनेस के कुछ प्लान्स लेकर के ये वहाँ पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि 1617 में जब टॉमस रो पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, तो ये वो टाइम है जब जहांगीर क्या था, बहुत बुरी तरीके से शराब में व्यक्त रहता था, विलुप्त रहता था। इसका मतलब राजपाट में मन ही नहीं लग रहा था। कह सकते कि देखिए 1617 वाला जो टेन्यूर है, इस समय नूरजहां जो थी वो जहांगीर की बेगम नहीं थी, नूरजहां जहांगीर की बेगम नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि उस समय ये सिर्फ उसके प्यार में डूबा हुआ था, और प्यार में डूबने की वजह से ये इतनी शराब पीता था कि हमेशा शराब के नशे में ही ये शासन व्यवस्था यानी कि अपने राज दरबार में आया करता था। जब इनको मदहोश देखा, ठीक है, टॉमस रो ने, तो क्या किया इन्होंने, ये लगातार 2 सालों तक इसके दरबार में रहे और इसको सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब करते रहे ना, आवा भगत में लगे रहे। अब बंदा अगर 2 साल तक लगातार किसी के साथ रहेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता रहेगा, गेट पे खड़ा है, जैसे निकले गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, है ना, तो थोड़ा बहुत तो लगाव हो जाता है जहांगीर को इससे। तो जहांगीर क्या करते हैं भाई, जहांगीर इसको ट्रेड करने के लिए कुछ राइट दे देते हैं। देखिए एक रीज़न ये भी था कि ये जो आपका टॉमस रो बंदा है, उस समय ध्यान दीजिएगा, ये जब आते हैं शुरुआत में 1608 में, तो गुजरात में ही रहते हैं, गुजरात के पोर्ट पे आते हैं। और उस समय दिल्ली में क्या था, दिल्ली में जहांगीर शासन कर रहा था, और मुगल एम्पायर इतना बड़ा था कि सिर्फ दिल्ली से उसको देखना आसान नहीं था, दिल्ली से उसको देखना आसान नहीं था। तो इसलिए क्या किया जाता था कि जो जितने मुगल एम्पायर होते थे वो इन छोटे छोटे क्षेत्रों में, यानी कि यहाँ से जितने भी दूर दूर के छोटे छोटे क्षेत्र रहते थे, यहाँ पर अपने गवर्नर नियुक्त कर देते थे कि भाई यहाँ की शासन व्यवस्था जाइए, आप देखिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, और जो भी टैक्स हो रहा है, जो भी वहाँ से बेनिफिट हो रहा है, वो वहाँ से दिल्ली को भेजा जाता था, जो वहाँ पर मेन शासक रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उस समय जब 1608 में ये लोग गुजरात के कोस्ट पे पहुंचते, तो वहां पर जहांगीर ने गवर्नर के रूप में खुर्रम को नियुक्त किया था, अपने बेटे खुर्रम को। यही बाद में चल करके क्या बनता है, शाहजहां बन जाता है, यानी कि अगला मुगल शासक बन जाता है। ठीक है, और खुर्रम जो था वो टॉमस रो का बहुत अच्छा मित्र था, खुर्रम टॉमस रो का बहुत अच्छा मित्र था। 2 सालों तक जब टॉमस रो इनके दरबार में रहता है, तो खुर्रम भी जब इनको देखता है तो सिफारिश खुर्रम भी करता है कि भाई ये देखो हमारा मित्र है, एक बार इससे बात कर लीजिए, हो सकता है कि बेहतर इंसान हो। ठीक है, तो खुर्रम के सिफारिश करने पर और इसके 2 साल तक निरंतर उनके दरबार में रहने के कारण जहांगीर क्या करता है, इनको ट्रेड करने का राइट दे देता है। किसको, टॉमस रो को। और ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारत में ट्रेड कर रही थी। ठीक है, ये ट्रेड रेट चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेड हो रहा था, EIC को टैक्स बहुत पे करना पड़ता था। भाई बिजनेस तो पूरे इंडिया में कर रहा था, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। भाई आज ये गाड़ी जा रही लद करके, तो हर ट्रैफिक जैसे नहीं होता है, आज के टाइम पे ट्रैफिक पुलिस लगी होती है, गाड़ी निकलने का टोल टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं। इस टाइप के ढेर सारे टैक्सेशन इनको देने पड़ते थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये टैक्स जाता किसको था, जहांगीर या दिल्ली शासक के पास पहुँचता था। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, इस टैक्स को कम करना चाहते थे, अंग्रेज इस टैक्स को कम करना चाहते थे। और टाइम आ जाता है 1717। 1717 में ये जो बंगाल का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, एक्चुअल में देखिए भारत में अगर हम बात करें ट्रेड की, तो मसाले तो यहाँ पर साउथ इंडिया से ज़्यादा ट्रेड किए जाते थे। भाई मसाले यहीं पर ज़्यादा उत्पादित होते, तो अंग्रेज क्या करते थे, मसालों के व्यापार लगभग यहीं से करते थे। लेकिन जब ये भारत में प्रवेश कर ही गए, तो भारत में जितना भी रॉ मटेरियल उत्पादित हो रहा था, ये लगभग सभी का ट्रेड करना चाहते थे, सभी का व्यापार करना चाहते थे। ये ध्यान देना कि ये जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये भी उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के कारण यहाँ पे दोआब वाली मिट्टी बहुत थी, और वो बहुत उत्पादित मिट्टी थी, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। तो इस क्षेत्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, इस क्षेत्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस क्षेत्र में अगर इनको मोनोपोली मिल जाती, बिजनेस मोनोपोली मिल जाती, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड करते, बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाते। ठीक है, इस कारण क्या करते हैं, 1717 में
उस समय नवाब कौन थे? फर्रुखसियर थे। नवाब कौन था उस समय? फर्रुखसियर थे। और फर्रुखसियर क्या थे? इस टाइम फोड़े की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक्चुअल में देखिए तब की बात हम करें तो जो फोड़े रहते हैं या फिर कोई भी बीमारी रहती थी तो उनको वैद्य वाले इलाज से ज़्यादा ठीक किया जाता था। पत्तियों से, फूलों से, जड़ों से, इनसे इलाज किया जाता था। और इनके फोड़े का घाव इतना बड़ा था कि वो भर नहीं रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक है, किसका? फर्रुखसियर का। तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है भाई? उस समय आप देखेंगे तो ब्रिटेन में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। उन्होंने जहाज बनाना सीख लिया था, उन्होंने ढेर सारी टेक्नोलॉजी सीख ली थी, है ना। अब ढेर सारी टेक्नोलॉजी उनको आती है तो इनका जो मेडिकल सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, इनको इलाज करने के तरीके भी बहुत अच्छे अच्छे आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग डॉक्टर हैमिल्टन को फर्रुखसियर का इलाज करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, अब न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑपरेशन करके बढ़िया अच्छे से ये डॉक्टर हैमिल्टन क्या करते हैं? फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज कर देते हैं। और जब फर्रुखसियर का फोड़ा ठीक हो जाता है, वो दर्द से व्याकुल रहता था हमेशा, उसका जब दर्द ठीक हो जाता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है डॉक्टर हैमिल्टन पे। ठीक है, और इनसे पूछते हैं बताओ वत्स क्या चाहिए अभी तुम्हें, है ना वरदान, मैं तुमको वरदान देता हूँ। तो फर्रुखसियर क्या करते हैं? डॉक्टर हैमिल्टन को ट्रेड मोनोपोली का शाही फरमान जारी कर देता है। ये क्या कहता है भाई कि अब 1 साल तक एक साल तक नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, भारत में कहीं पर भी आप 3000 रुपए पर ईयर दे करके आप बिजनेस कर सकते हो। मतलब आपको रोज रोज टैक्स नहीं देना है। आपकी कितनी भी गाड़ियां निकल रही हो, आप कितनी भी अपनी दुकानें बनाओ, अपनी कितनी भी फैक्ट्रियां बनाओ, आपको टैक्स नहीं देना है। आप सिर्फ 3000 रुपये पर ईयर हमको टैक्स पे कर दो, पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी बिजनेस करो। ठीक है, ये जो ट्रेड राइट था इसी को क्या बोला जाता है? शाही फरमान बोला जाता है, दस्तक बोला जाता है। शाही फरमान या दस्तक बोला जाता है। यानी कि दस्तक किसने जारी किया था? दस्तक जारी किया था फर्रुखसियर ने। और इस दस्तक में लिखा था कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा मोटा बिजनेसमैन या व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री, उससे भाई साल भर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर उसने शाही फरमान, भाई एक आईडी कार्ड बना दिया गया। शाही फरमान का मतलब क्या है? ये एक आईडी कार्ड बना दिया गया उनके लिए कि ये शाही फरमान दिखाओ और कहीं पर भी बिजनेस करो, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। ठीक है, अब इस शाही फरमान का यूज करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरे भारत में कहीं पर भी अपना व्यापार फैलाने लगी और इनका बहुत अच्छा ग्रोथ होने लगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे देखो व्यापार को कितना अच्छे से इन लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया 1717 तक ही। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र देखिए, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उस समय जो मुगल एम्पायर है वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगा था। और कमज़ोर पड़ने लगा तो ये जो छोटे छोटे गवर्नर इन्होंने नियुक्त किए थे जगह जगह पर, ये छोटे छोटे गवर्नर क्या करते हैं, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। भाई यहाँ से लगाम कसने वाला कोई है नहीं मजबूत शासक, तो ये क्या है, ये अपने आप को मालिक मानने लगते हैं हर जगह के, है ना। तो छोटे छोटे शासक बहुत हो जाते हैं भारत में। जो भी गवर्नर थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने लगते हैं। तो उस समय जो बंगाल का शासन था वो किसके अंतर्गत था? अब देखेंगे तो 1757 में यहां पर किसका शासन चल रहा था? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला शासन कर रहा था बंगाल में। मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए भारत में क्या है कि पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शाही फरमान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल क्या कर रहा है भाई? अपने बिजनेस में तो यूज ही कर रहा है, पूरे भारत में कहीं पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी थे, भारत के जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनसे भी ये लाभ कमाने लगे।
भाई जैसे कि हम बात करते हैं कि एक क्षेत्र में एक फैक्ट्री पड़ी हुई है अंग्रेजों की, तो उस फैक्ट्री को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन जो वहाँ आसपास छोटी छोटी भारत के लोग दुकानें डाले हुए हैं जो राजा को टैक्स पे करते थे 100 रुपये 200 रुपये, तो उन्होंने सोचा भाई 200 रुपये राजा को देने से बेहतर है कि 100 रुपये इनको देकर इनसे एक ID कार्ड हम भी खरीद लेते हैं, हम भी इनकी कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, है ना। तो देखिए जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी फायदा है कि 200 रुपये टैक्स देना पड़ रहा था, शाही फरमान का जो पास है वो तो मुझे कुछ 100 रुपये टैक्स में ही मिल गया। अंग्रेजों का फायदा क्या है कि भाई इन छोटे व्यापारियों से तो वैसे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला था, एटलीस्ट 100 रुपये ही मिल रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान हो रहा था वहाँ के शासक का भाई, ना वो छोटे व्यापारियों से टैक्स वसूल पा रहा है और ना ही बड़े व्यापारियों से टैक्स वसूल पा रहा है। तो 1757 में सिराजुद्दौला इन चीज़ों का विरोध करता है कि भैया हम नहीं मानेंगे, ये शाही फरमान को हम नहीं मानने वाले। 1757 में जब ये विरोध करता है तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं कि यार इसको हटाओ, नहीं ये तो पूरा भौकाल मचा देगा भाई, पूरा का पूरा भारत में क्या हो जाएगा, हमारा डामाडोल हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं भाई, ये सिराजुद्दौला से युद्ध करते हैं 1757 में, जिसको क्या बोला जाता है? प्लासी का युद्ध बोला जाता है, प्लासी वार। प्लासी वार में देखिए ये किस किस के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर इंडिया से देखिए कौन फाइट कर रहा है? इंडिया से फाइट कर रहा है सिराजुद्दौला, और किसके विरोध में? शाही फरमान के विरोध में ये युद्ध कर रहा है। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा है? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि नहीं चाहता था कि शाही फरमान वाला जो सिस्टम है वो समाप्त हो, लेकिन सिराजुद्दौला इस पर राजी नहीं थे, वो चाहते थे कि शाही फरमान क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए। तो सहमति नहीं होती, जिसके कारण ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, और ये बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है भारत के इतिहास का। ये संवैधानिक विकास का पहला चरण माना जाता है कि यहीं से संविधान की शुरुआत हुई है।